स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़रूरी नहीं हर चीज़ वही हो जो आप लोग सोच रहे हो या जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा हो वैसे ही कुछ हो। कई बार प्रॉब्लम कुछ और होती हैं और उसके बारे में जो एक्शंस लिए जाते हैं हम उसका असेसमेंट किसी और डायरेक्शन में करके मामले को गलत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि असलियत में हम लोग पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान वगैरह की कई दिनों से बात कर रहे हैं, तो लेकिन हम कभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, या इस चीज़ के बारे में मैंने अभी डिस्कशन नहीं किया। और यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि इस मामले में कहीं पर डिस्कशन है भी नहीं कि असलियत में मामला क्या है और ये अफ़गानिस्तान की प्रॉब्लम क्या है और क्या कारण है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई रहती है। और पता लगा दोहा टॉक्स फेल हो चुकी हैं, अब जाके ये लोग जर्मनी में बात करेंगे या दूसरे किसी देश में बैठ के बात करेंगे, फिर भी वो बात पूरी होगी नहीं होगी, कैसे होगी कैसे नहीं होगी कुछ नहीं पता, बस गाड़ी चल रही है, मामला चल रहा है। और यहाँ पर अफ़गानिस्तान का भविष्य जो है वो अधर में अटकता हुआ नज़र आ रहा है। तो असलियत में यहाँ हम इस टॉपिक पर देखेंगे कि क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में कई मामलों में अगर आप उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। असलियत में ये क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, यानी कि बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह है। मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह है। यहाँ मामला कुछ और है। अगर उसे ढंग से समझा जाए तो आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें समझ में आएंगी। अब फिर भी एक बार को, हालांकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं मानता कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1990s से लेकर और 1978-79 के आसपास तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रिटिश डोमिनेंस रहा था। अब अगर यहाँ पर ब्रिटिश डोमिनेंस रहा और ब्रिटेन की डोमिनेंस वाली सरकारें अफ़गानिस्तान में मौजूद रही और लगभग 70-75 साल के आसपास 1919 के आसपास, या यूँ लगा ले कि 1900 के आसपास से तब तक, और ऐसी सिचुएशन में बल्कि मैं तो ये 100 साल मानता हूँ कि 100 साल ब्रिटेन की समर्थन वाली सरकारें वहाँ पर मौजूद रही, तो ये कहना कि ये पूरा ग्रेवयार्ड है तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा सा नहीं मानता, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी सिचुएशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब फिर भी अगर यहां माने कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है तो असलियत में ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी कब्रगाह क्यों है, और अफगानिस्तान के अंदर जाकर सारे के सारे बड़े बड़े साम्राज्य फ्लॉप क्यों हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो जाती है। और यहां दूसरी चीज, इस मामले में यहां पर जो एक देश पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान का अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी के अंदर क्या रोल है उस चीज को देखना पड़ेगा। और यहां पर अमेरिका का क्या रोल है, रशिया का क्या रोल है, अमेरिका का क्या रोल है, रशिया का क्या रोल है, चाइना का, इंडिया का, पाकिस्तान का और ईरान का यहां पर किस तरीके से कौन सा रोल है, ये सब चीज़ें देखने लायक हैं। और इन्हीं चीज़ों को डिस्कशन करने के बाद हम इस मामले को समझेंगे। लेकिन अगर कोई भी देश इतनी ज़्यादा उठापटक में है, इतना ज़्यादा टर्मोइल में है, तो उसके अंदर कभी भी ये समझ लीजिएगा कि वहाँ पर डिविजन्स होंगे, यानी यहाँ पर विभाजन होंगे, वहाँ पर फॉल्ट लाइंस होंगी। और फॉल्ट लाइंस का मतलब यह है कि विभाजन रेखाएं होंगी, और उन फॉल्ट लाइंस की वजह से उनका यूनिफिकेशन यानी एकीकरण नहीं हो पाया होगा। और उस यूनिफिकेशन ना हो पाने की वजह से, उस यूनिफिकेशन यानी एकीकरण के ना हो पाने की वजह से यहाँ असलियत में कॉन्फ्लिक्ट रहे होंगे
और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इन्हीं लड़ाई झगड़ों की, इन्हीं आपस में मारकाट की वजह से प्रॉब्लम्स रही होंगी और इसी वजह से आगे की तरफ सिचुएशंस बढ़ रही होंगी। तो दोस्तों, असलियत में जो भी चीज़ आपको समझाई जा रही है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका बेसिक थॉट प्रोसेस ये है असलियत में कि यहां हम जो भी चीज पढ़ेंगे उसको बेसिक तरीके से समझ लीजिए कि इन फॉल्ट लाइंस को पढ़ना है, इस यूनिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, एकीकरण क्यों नहीं हो रहा और क्या कारण है कि ये लोग असलियत में कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, ये लोग असलियत में डेमोक्रेसी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और यहां पर ये तालिबान का मामला क्या है और ये तालिबान इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे होता जा रहा है कि इसने पूरी के पूरे अमेरिका जैसे देश को भी घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। और आज के दिन अमेरिका किसी भी तरीके से, अगर आप देखेंगे 20 साल के अंदर अमेरिका जो लड़ाई 2001 में शुरू करी थी, उस लड़ाई को 2021 आते आते या 2020 की रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो $6.4 ट्रिलियन अमेरिका इस लड़ाई के अंदर खर्च कर चुका है ओसामा बिन लादेन को मारने के अंदर। और उसके बाद भी आज तक अमेरिका उस देश से बाहर निकलने की सिचुएशन में नहीं है और आज दोबारा से वही तालिबान जिसे खत्म करने के लिए अमेरिका 2 साल में खत्म करने के लिए घुसा था, 20 साल से लड़ रहा है। तालिबान के खत्म होने की तो सिचुएशन छोड़ दीजिए, आज के दिन इसी तालिबान के नेताओं को, उन्हीं दाढ़ी पगड़ी वालों को, कुर्ते पजामे वालों को, काली जैकेट वालों से अमेरिका को बात करने के लिए बुलाना पड़ रहा है दोहा में, और कभी यूरोप में, कभी कहीं, और वो है कि मानकर नहीं दे रहे। और अमेरिका है जो अपना पीछा छुड़ाकर यहाँ से निकलना चाहता है, वो है जो पाकिस्तान के मतलब वो अपनी बातों को इस तरीके से लेकर अड़े हुए हैं कि पाकिस्तान जो सरकारें हैं, अफगानिस्तान सरकार है वो उनसे लड़ने में कमज़ोर सिद्ध हो रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो पाकिस्तान से लेकर आजकल दूसरे देशों को भी इस मामले में घुसाने की कोशिश कर रहा है और इस तरीके से मनाने की कोशिश कर रहा है कि भैया मान जाओ वरना मतलब सिचुएशन आ जाएगी और अमेरिका की हालत यहाँ पर ख़राब है। तो आज हम इसी सिचुएशन को पढ़ेंगे। तो असलियत में किसी भी देश को जब आप लोगों ने समझना होता है तो असलियत में वहां की सबसे पहले 2 चीजों की तरफ अगर आप ध्यान दे लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कुछ वहां के मंजर जो हैं, मामले जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। अगर आप यहां देखते हैं पूरे सिचुएशन को अफगानिस्तान की, तो सबसे जियो पॉलिटिकल लोकेशन को आपको समझना पड़ेगा कि असलियत में अफगानिस्तान की जियो पॉलिटिकल लोकेशन क्या है। और दूसरी सिचुएशन, एक तरफ जियो पॉलिटिकल लोकेशन है और दूसरी तरफ अगर आप यहां पर देखेंगे तो उसकी डेमोग्राफी होती है। डेमोग्राफी का मतलब है कि कितने ज़्यादा लोग वहां पर रहते हैं और उस डेमोग्राफी के अंदर एथनिक डिविजन्स कितने ज़्यादा हैं, प्रजातीय समूह जो हैं वो कितना ज़्यादा बंटवारे के तौर पर देखा जा रहा है, उसको देखेंगे। अगर इन 2 चीज़ों को आपने समझ लिया तो आपको पूरे के पूरे अफगानिस्तान की सिचुएशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी और खूब ये जितना मर्जी लड़ लें फिर सारी चीज़ें एक ऐसा लगेगा कि ऐसा हो रहा है। ये रियलिटी है। तो सबसे पहले इस जियोपॉलिटिकल लोकेशन को समझने के लिए आपको पहले पूरे दुनिया के नक्शे को देखना पड़ेगा और यहां से समझना पड़ेगा कि असलियत में मामला कहां है और किस तरीके से चल रहा है। समझे? तो दोस्तों, अगर आप यहां देखते हैं तो इधर इस मैप के अंदर आपको 3 देश नजर आएंगे, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो ये जो तीनों के तीनों देश हैं, इन तीनों देशों को जियोपॉलिटिकल लोकेशन की कंडीशन में गोल्डन क्रेसेंट कहा जाएगा। इस गोल्डन क्रेसेंट का मतलब है स्वर्णिम अर्धचंद्र कहा जाएगा। ये तीनों के तीनों इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। असलियत में इन तीनों देशों के अंदर जो भी सरकार मौजूद होगी, इन तीनों देशों में जिस भी, ये तीनों देश ब्लॉक्स नहीं है, ये पावर ब्लॉक्स नहीं है, ये पावर ब्लॉक नहीं है, ये पावरफुल कंट्री नहीं है।
ये कोई बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर कंट्री नहीं है, लेकिन असलियत में ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर लोकेटेड हैं। स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन कंट्रीज की है और इसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से, ये कंट्रीज जो हैं इस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखें तो किसी टाइम पर यूएसएसआर जो था वो एक पावर ब्लॉक था और दूसरी तरफ जो था वो अमेरिका जो है वो एक पावर ब्लॉक था। और यहां अगर आप देखेंगे तो ये पूरा लोकेशन जो है ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये पूरा लोकेशन जो है ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और क्योंकि ये दोनों स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं और इसके बाद ये एक ट्रेड रूट चल रहा है जो मेडिटेरेनियन सी से रेड सी, गल्फ ऑफ अदन होते हुए इंडियन ओशियन तक जाएगा, तो यहां पर जिस ताकत की, जिस देश की सरकार होगी या जिस पावर ब्लॉक को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट होगी, इन तीन कंट्रीज में वो ही पावर इस रीजन में रूल करेगी और वो ही पावर इस ट्रेड ब्लॉक को और इस ट्रेड रूट को कंट्रोल करेगी। जी हां, आप सोचकर देखिए, बहुत सीधा सा उसूल है या बहुत सीधा सा सिस्टम है। अगर ये यूएसएसआर जो आज के दिन रशिया है, वो अगर उसे देखा जाए तो रशिया के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसके पास जहां उसकी सारी पॉपुलेशन रहती है उसका वहां पर कोई मेन पोर्ट नहीं है। अगर आप यहां से देखें तो इसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन इधर रहती है, तो इसके पोर्ट को इन अमेरिका और नॉर्दर्न ब्लॉक से गुजरना पड़ता है, डेनमार्क वगैरह से, जो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी तरफ यहां कमचटका पोर्ट है जो कि पीछे की तरफ से आना पड़ता है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। इसे दुनिया के मेनलैंड से जोड़ने वाला कोई बड़ा सी यहां पर मौजूद नहीं है। अब क्योंकि दुनिया के मेनलैंड से जोड़ने वाला कोई बड़ा सी इस तरफ मौजूद नहीं है, इस तरफ जो मौजूद है वहां से भी बहुत आसान नहीं है। यहां ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का लगभग 10,000 किलोमीटर का फर्क है, जिसकी वजह से रशिया की कॉस्ट ही महंगी पड़ जाती है। ऐसे में रशिया हमेशा से कोशिश करता था कि उसे कोई वार्म पोर्ट मिल जाए, वार्म पोर्ट मिले जो पूरा साल, गर्मी के दिनों पूरे साल खुला रहे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इसलिए रशिया हमेशा से कोशिश करता रहा इन इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाकर और सीधे यहां से इंडियन ओशियन तक आने की। वो इधर से कोशिश करता रहा इस मंचूरियन रीजन को जीतने के बाद साउथ कोरिया या कोरियन पेनिनसुला या कोरिया तक आने की। वो हमेशा कोशिश करता रहा यूक्रेन से लेकर तुर्की तक को जीतकर मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर तक आने की। रशिया ने हमेशा कोशिश करी और पिछले 500 साल का इतिहास, जब से ये ताकतवर देश बनकर उभरा है, 500 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, रशिया ने हमेशा कोशिश करी किसी न किसी वार्म पोर्ट के ऊपर कब्जा करने की, कभी भी नहीं कर पाया। उसने पोलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करी, उसने जर्मनी के बड़े हिस्से को जीतने की कोशिश करी, बेलारूस वगैरह पे तो था ही था कि इधर से निकल जाए, नहीं निकल पाया। और जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दुनिया का सबसे, अभी तक के इतिहास का सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा यूएसएसआर। इस यूएसएसआर की बाउंड्रीज जो हैं 1850s तक पहुंचते पहुंचते इस सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुकी थी। तभी आप देखोगे, क्योंकि 1830s में सेंट्रल एशिया के राजा महाराजाओं ने रशिया के सामने सरेंडर कर दिया था। अब रशिया अफगानिस्तान में अपना पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जब रशिया अफगानिस्तान में पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी आप देखोगे ब्रिटिशर्स के पास इंडिया था, तो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स को डर था कि रशिया अफगानिस्तान में आएगा तो सीधा इंडिया से पंगा लेगा। इसलिए ब्रिटिशर्स ने पहले ही अफगानिस्तान को के अंदर रशिया को रोकने के लिए 1839 से लेकर 42 तक फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर लड़ा। हालांकि ब्रिटिशर्स बुरी तरह हार के आए, लेकिन लड़ाई करी। ईरान को रोकने की कोशिश करी और ईरान के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपनी पैठ बढ़ाई ताकि रशिया आगे ना बढ़ पाए।
उसके बाद अगर आप देखें तो आज के दिन भी इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की इंपॉर्टेंस देखिए, इसी गोल्डन क्रेसेंट की इंपॉर्टेंस देखिए कि चाइना जो कि मलक्का डायलेमा से जूझ रहा है, और चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चाइना का सारे की सारी मेनलैंड और सब चीजें जो हैं, चाइना का सारा मेनलैंड और सब चीजें जो हैं वो ईस्ट में हैं, और उसे यहां बाकी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए इस मलक्का स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है, और ये इसकी मलक्का डायलेमा है। जो मलक्का डायलेमा यहाँ पर है, और इसका मेन काम क्या है, इस मलक्का डायलेमा का मेन समस्या ये है मलक्का की कि असलियत में यहाँ पर इंडिया मौजूद है, और जब चाहे हमें चाइना की एंट्री को रोक सकता है। चाइना की प्रॉब्लम है, इसलिए चाइना ने क्या किया, फिर दोबारा उसी तरीके से शिनजियान प्रांत से सीपैक को बनाया और ग्वादर तक आने की तैयारी शुरू कर दी। शिनजियांग से ग्वादर तक आने की तैयारी शुरू कर दी। अब दोस्तों एक बात बताओ, चाइना की यही तो समस्या है। चाइना की समस्या है, तो अब चाइना यहां तक के लिए डेवलप करने की पूरी ताकत लगा रहा है, यानी दोबारा से पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट थी, जो काम आ गई। ईरान के अंदर इरानियन रेवोल्यूशन हुआ 1978 के अंदर, और इरानियन या इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तो यहां ईरान के अंदर सत्ता बदली, अमेरिका के विरोध में आई, और यही रीजन था, अमेरिका को डर सताने लगा, ईरान से दुश्मनी, और पूरी ताकत लगाकर इस ईरान को बर्बाद करके ख़त्म करके रखने की कोशिश करता है। जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में घुसा तो अमेरिका को चिंता होने लगी, तो उसने 1978 से पाकिस्तान से दोस्ती कर बढ़ाना, पहले ही शुरू से ही दोस्ती थी और ज़्यादा गहरी दोस्ती करी, और यहाँ अफगान वॉर के अंदर पाकिस्तान को धकेल दिया। सोचकर देखिए कितने ज़बरदस्त लेवल पर ये सिचुएशंस चलती हैं। तो इसीलिए मैंने जो कहा कि ये असलियत में जो 3 देश हैं ये वास्तव में गोल्डन क्रेसेंट हैं, और इस गोल्डन क्रेसेंट यानी कि स्वर्णिम जो अर्धचंद्र हैं वो हैं जो कि पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजी को परेशान किए रखेंगे। जब जब पावर ब्लॉक्स ताकतवर होंगे, जब पावर ब्लॉक्स ताकतवर होंगे, यहां पर लड़ाई होना शुरू हो जाएगा, यहां प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, ये शांति से रह ही नहीं सकते। ऐसे में 2 सिचुएशंस और हैं। ईरान को अगर आप देखेंगे तो ईरान में सिर्फ एक, क्योंकि इसका पुराना हिस्ट्री जो है वो हमेशा अपनी एक सुमेरियन सिविलाइजेशन से लेकर पर्शियन एम्पायर से लेकर सब चीज़ें यहाँ तक मौजूद हैं, तो ये अपने आप में खड़ा हो सकता है। लेकिन अफगानिस्तान के इस इलाके को देखेंगे तो अहमद शाह अब्दाली का एक छोटा सा 20-25 साल का टाइम पीरियड छोड़ दिया जाए तो अफगानिस्तान में कभी भी किसी भी एक राजा ने, जो अफगान से हो, अफगानी हो, कभी भी किसी भी एक राजा ने शुरू से लेकर आखिरी तक डेवलपमेंट या प्रोग्रेस ने मतलब कंट्रोल नहीं किया, और कभी भी काबुल एक बहुत बड़ा एम्पायर बनकर नहीं उभरा, कांधार एक बड़ा एम्पायर बनकर नहीं उभरा। और यही रीज़न है कि इस काबुल कांधार को के लिए हमेशा अलग अलग ताकतें जो हैं वो कोशिश करती रही इस इलाके पर अपना कब्जा जमाने की। और यहाँ अगर आप देखते हैं अपना कब्जा जमाने की ताकतों को अगर आप देखेंगे, चाहे तेहरान है, तेहरान हमेशा आगे बढ़कर कांधार तक के इलाके पर कब्जा करना चाहता है, तेहरान हमेशा कांधार पर कब्जा करना चाहेगा। दिल्ली के अंदर कोई भी राजा होता था वो लाहौर और काबुल पर हमेशा अपना कब्जा रखता था, क्योंकि असलियत में थ्योरी ऑफ डाउन द हिल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, थ्योरी ऑफ डाउन स्लोप प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है कि आप समझिए ये पहाड़ है, यदि दुश्मन यहाँ खड़ा है और आप नीचे खड़े हैं तो आपके हारने के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन आप यहाँ खड़े हैं और दुश्मन यहाँ खड़ा है तो दुश्मन के हारने के चांसेस ज़्यादा होंगे, आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो स्लोप का फ़र्क है कि आप अपवर्ड स्लोप पे हो या डाउनवर्ड स्लोप पे हो, आप कौन सी वाली तरफ हो। जिस तरफ आप ऊंचाई पर होंगे
उसी तरफ आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ हिंदू कुश माउंटेन रेंज पूरी की पूरी ऐसे है। इस हिंदू कुश माउंटेन रेंज की सीधी सी बात यह है कि कोई भी अगर आक्रमणकारी आएगा तो दिल्ली से लाहौर, लाहौर के बाद सिंधु नदी पार करने की उसके चैलेंज होता था। सिंधु नदी के बाद अगला बड़ा शहर काबुल होता था। तो जो भी राजा काबुल पर कब्जा जमाए रखेगा, वहां सेंट्रल एशिया से आने वाले या ईरान से आने वाला कोई भी आक्रमणकारी जो होगा उसे काबुल में ही निपट लिया जाएगा, उसे काबुल में ही निपट लिया जाएगा, उसे आगे आने ही नहीं दिया जाएगा। तो जब जब काबुल के ऊपर दिल्ली का कब्जा रहा तब तब दिल्ली सेफ रही। जब जब काबुल के ऊपर दिल्ली का कब्जा नहीं रहा तो लाहौर कांपने लगा और दिल्ली को जुकाम था। जब जब लाहौर गिरा, इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, जब जब लाहौर गिरा दिल्ली की हालत खराब है, इसका मतलब दिल्ली कमजोर है। अब आप यहां आ जाइए, यही रीजन है कि आए दिन जितने भी बाहर से आने वाले आक्रमणकारी होते थे वो सारे के सारे सबसे पहले क्या करते, काबुल पर हमला करते। ईरान से जाने वाले सबसे पहले काबुल कांधार को जीतते और भारत के अंदर दिल्ली पर कब्जा करने की सबसे पहली उनकी सिविलाइजेशन का असर होता। अब ऑब्वियस सी बात है, असलियत में जब बाहर से हमला होता है तो बाहर से हमले को झेलने के लिए इस इलाके में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा हमले झेलेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी होता है। जो कम्युनिटी या जो राजा सबसे ज़्यादा लड़ेगा, सबसे ज़्यादा हमले झेलेगा, जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेगा और सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े करके अपनी रक्षा करेगा और अपने पीछे वालों की रक्षा करेगा, असलियत में इंपॉर्टेंस भी उसकी ज़्यादा होगी। और जब इंपॉर्टेंस भी उसकी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ रहने वाले सबसे ज़्यादा ताकतवर भी होंगे। यही सारी गेम है। यानी भारत से कोई भी जाएगा इस ट्रेड रूट पर तो इधर से होकर जाएगा तो इनकी परमिशन चाहिए, और यहां से अगर कोई भी भारत आएगा तो इधर से होकर आएगा तो इनकी परमिशन चाहिए। और असलियत में इस पूरे इलाके को अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यहां पर पश्तून हैं। अब ये पश्तून जो लोग हैं इन्हीं को दूसरी भाषा में पठान कहा जाता है। तो सारी लड़ाई सब कुछ असलियत में इन पश्तूनों और पठानों की है। तो असलियत में ये पश्तून और पठान का मामला क्या है और किस तरीके से है, तो इसको यदि आप समझना चाहते हैं तो इसकी डेमोग्राफी को समझिए। सबसे पहले अहमद शाह अब्दाली की अगर आप बात करें तो वो पठान थे। और अच्छा एक चीज और, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। कारण क्योंकि कलकत्ता से लेकर जो ग्रैंड ट्रंक रोड निकलता था वो सीधा का सीधा काबुल, काबुल से लेकर उसके उत्तर में जाओगे तो आपको वहां पर वो मिलेगा, क्या नाम है, सिल्क रूट। वही सिल्क रूट अगर काबुल से कांधार होते हुए, तेहरान होते हुए तुर्की जाओगे तो वो आगे आपको मिलेगा। या फिर वही सिल्क रूट इधर चाइना से जब निकल कर आ रहा था तो आगे जाकर तुर्कमेनिस्तान से मुड़कर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से मुड़कर नीचे की तरफ आएगा। और वही सिल्क रूट जो है वो पोलैंड तक पहुंचता हुआ नजर आएगा, जो आज के दिन आप BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देख रहे हो। यानी आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो इनको अगर पोर्ट से जोड़ दिया जाता है तो सारे के सारे मेजर पोर्शन अफगानिस्तान से होकर गुजर रहा है। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट और मेजर पोर्शन अफगानिस्तान से होकर गुजर रहा है तो यहां आप देखेंगे अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहां इसकी एथनिसिटी को ध्यान देना पड़ेगा कि असलियत में यहां कौन लोग रहते हैं जो कि इस सारे लड़ाई झगड़े के अंदर आगे हैं।
यहाँ अगर आप इसकी लोकेशन को देख लेंगे तो मैं ये आपको दिखा चुका हूँ कि सेंट्रल एशिया के बीच में अफगानिस्तान पड़ता है और ये गोल्डन क्रेसेंट का एक पार्ट है। गोल्डन ट्राइंगल फिर कभी बताऊंगा। इंडिया गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के चक्कर में फंसा हुआ है और यही कारण है कि इंडिया अपने आप में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, लेकिन प्रॉब्लम भी इंडिया को इन दोनों की वजह से सबसे ज़्यादा होती है। गोल्डन ट्राइंगल के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा अफीम और ड्रग्स पैदा होती हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का रोल अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहां अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन का एक चार्ट आपके सामने है और इस पॉपुलेशन को यदि आप देखेंगे तो यहां सबसे ज्यादा एथनिसिटी जो है वो पश्तूनों की है। 42% जो हैं वो पश्तून हैं अफगानिस्तान में। इसी तरीके से दूसरी बड़ी पॉपुलेशन ताजिकों की है जो 27% है, फिर हज़ारा 8% है, उज़्बेक 9% है, एमाक 4% है, तुर्कमन 3% हैं, बलोच 2% हैं और बाकी सारे मार्क इकट्ठे करके 2% हैं। बाकी जो भी अगर आप देखते हैं तो यहां पर पूरे अफगानिस्तान की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन कौन सी है? पश्तूनों की। अब अगर ये जो पॉपुलेशन है ये पश्तूनों की है तो दोस्तों असलियत में मोटे तौर पर देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके से है, पॉपुलेशन का फैलाव किस तरीके से है, वो आपको देखना जरूरी है। अगर आप यहां पर इस पूरे मैप को ध्यान से देखें तो आपको असलियत में कुछ चीजें नजर आएंगी। वो ये कि ये जो पूरा इलाका है इस तरीके से जहां जहां पर मैं रेड मार्क कर रहा हूं ये सारा पश्तूनों का इलाका है। ये सारा पश्तूनों का इलाका है, यानी आप मोटे तौर पर देखेंगे तो काबुल को घेर कर ये लोग खड़े होंगे। ये सारा जो रीजन है ये पश्तूनों का है, काबुल का, कांधार का, समझे। और बड़ी बात ये कि यहाँ पर काबुल कांधार से लेकर सब जगह पर पश्तून ही पश्तून नज़र आ रहे हैं, समझे। यहाँ पर ये भी पश्तून हैं यहाँ पर। तो अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो अफगानिस्तान के बड़े हिस्से को घेर कर बैठने वाले ये पश्तून लोग हैं। इन्हें यहाँ बसाया किसने? सबसे पहला इनका एक लीडर होता था अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें बाबा या जो भी एक बड़ी सम्मानजनक तरीके से अफगानिस्तान में कहा जाता है कि भाई अब्दाली का नाम इंडिया के अंदर भले ही एक लुटेरे के रूप में देखा जाए, लेकिन वास्तव में अब्दाली अफगानियों के लिए तो हीरो है, जो अप्रॉक्सीमेट 1739 के अंदर तो ये इंडिया आया था जब ये मुगलों के ऊपर नादिर शाह ने अटैक किया था। 1746 में नादिर शाह की हत्या हो गई थी और 1767 तक अब्दाली यहाँ पर भारत के ऊपर 7 बार हमले करता है। मैं उस हमलों के बारे में अगली किसी वीडियो में बता दूंगा अपने ही किसी लेक्चर के अंदर। लेकिन अगर आप देखें तो एक तो इनका हीरो होता था अब्दाली और दूसरा इनका हीरो होता था अब्दुल रहमान। और असलियत में ये जो अब्दुल रहमान होता था, असलियत में सिचुएशन इस अब्दुल रहमान की वजह से ही थी कि अब्दुल रहमान वो पर्सन था जिसने बहुत दूरदर्शिता के साथ असलियत में जो अफगानी, जो पश्तून इस इलाके में फैले हुए थे, उसको एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम इस मामले में इस पोर्शन को फैला देते हैं और इस तरीके से फैला देते हैं अपने पश्तूनों को कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ हमारा हुक्म हो या हमारी कम्युनिटी जो है वो फैली हुई हो, तो सारे लड़ाई झगड़े हम लड़ेंगे, सारी कम्युनिटीज़ को हम लड़ाई झगड़े करवाएंगे, मतलब सारे लड़ाई झगड़े हम रखेंगे, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाएगी। और उस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में क्योंकि असलियत में ये लोग ईरान, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में आकर खड़े हो गए। यही लोग पश्तून हैं, यही लोग पश्तून हैं। और ये पश्तून जो हैं असलियत में इस इलाके में फैल गए। यानी मोटे तौर पर अगर आप देखें तो ये सिंधु नदी आ रही है पाकिस्तान में, तो सिंधु नदी के ऊपर की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ ये जो पूरा इलाका है ये पश्तूनों से भरा हुआ है। इस इलाके को FATF कहा जाता है और इसे कहा जाता है खैबर पख्तूनवा।
पाकिस्तान के अंदर भी इनकी पॉपुलेशन कम नहीं है। पाकिस्तान में भी अगर आप देखोगे तो पश्तून जो हैं, पश्तून पाकिस्तान के अंदर भी लगभग 15% हैं, 15% हैं, जो काफी ज्यादा है। लेकिन यहां सबसे बड़ी पॉपुलेशन पंजाबियों की है जो लगभग 44% है। पाकिस्तान की यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान की 44% पॉपुलेशन जो है वो क्या नाम है, पंजाबियों की है, और 14% पॉपुलेशन जो है वो सिंधियों की है। 14% पॉपुलेशन जो है वो सिंधियों की है। लेकिन अगर बलूचों की पॉपुलेशन देखोगे तो ये पूरा इलाका बलूचों का है सिर्फ और सिर्फ 4%। और अगर बलूचों को अफगानिस्तान में देखोगे तो वो 2% है, और यही बलूच यहां देखोगे पाकिस्तान में तो 4% हैं। तो मोटे तौर पर अगर आप देखोगे यहां पाकिस्तान में बलोच फैले हुए हैं और बलोचों के साथ अफगानिस्तान में भी बलोच हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन किसकी है? पश्तूनों की। अफगानिस्तान में वो 44% है और पाकिस्तान के अंदर भी 15% है, जो अपने आप में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर हो जाता है। यहां ये लोग, अब यहां अंग्रेजों ने इनके साथ ये किया कि अंग्रेजों ने यहां पर डूरंड लाइन खींच दी, और डूरंड लाइन इस तरीके से खींची कि आधे पश्तून तो डूरंड लाइन के पूरब में रह गए और आधे पश्तून डूरंड लाइन के पश्चिम में रह गए। नतीजा यह हुआ कि पश्तून कौन सी डूरंड लाइन मानते हैं? डूरंड लाइन कोई नहीं मानते पश्तून। वो कहते हैं कोई डूरंड लाइन नहीं है, भाई भाई हम सारे। अब क्योंकि सारे भाई भाई हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भाई भाई के चक्कर में तो ये लोग एक दूसरे की जान बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि ये जो पश्तून है, अगर ये पश्तून अकेले होते तो बात भी थी। पश्तून मेनली 4 कबीले हैं और इन चारों को भी डिवाइड करते करते 400 के करीब सब क्लैंस यानी उप कबीले हैं, और सभी उप कबीलों की आपस में जबरदस्त लेवल पर ग्रुपबाजी होती है। अपने अलग अलग रूल्स हैं, अपने अलग अलग रेगुलेशंस हैं, और क्योंकि कबीले हैं और यहां राष्ट्र या देश नाम की कोई चीज नहीं है, तो कबीले जो हैं इनके लिए कबीला सर्वप्रथम है। तो ये कबीले एक दूसरे पर डोमिनेट करने के लिए आपस में लड़ते भी रहते हैं और कभी भी जल्दी से एक पोजीशन पर आकर खड़े नहीं होते। कब तक? तब तक जब तक कि कोई बाहर की शक्ति आकर यहां पर ना बैठ जाए। जैसे जब अंग्रेज जाकर काबुल के अंदर जाकर बैठे, जब अंग्रेज काबुल पर जाकर बैठे तब सारे कबीले इकट्ठे हुए और अंग्रेजों को मारना शुरू, भगा दिया। और जब तक वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे आपस में नहीं लड़ रहे थे, और जिस दिन अंग्रेज बाहर निकले फिर आपस में लड़ना शुरू। ये यहां की प्रॉब्लम है। और क्योंकि अफगानिस्तान की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अफगानिस्तान की ये प्रॉब्लम है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसी वजह से अफगानिस्तान यहां हमेशा आपको डिस्टर्ब मिलेगा, क्योंकि यहां नेशन नाम का कोई कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाया। यहां नेशन यानी राष्ट्र नाम का कोई कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाया, और क्योंकि राष्ट्र नाम का कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाया, क्लैन यानी कबीला या फिर ट्राइब जिसे कहेंगे कबीला, वही सब कुछ है। तो कबीले के लिए तो लड़ने मरने को तैयार रहेंगे, और क्योंकि कबीला ही सब कुछ है और कबीले के लिए लड़ने मरने को तैयार रहेंगे, तो यही एक सिचुएशन है कि आपस में इनको लड़ाना आसान है। और यहीं आकर पाकिस्तान, यहीं आकर तालिबान डेवलप होता है। तो अगली बार डेवलप करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि तालिबान क्या है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तालिबान समस्या क्या है, पाकिस्तान की अफगानिस्तान समस्या क्या है, और असलियत में इंडिया जो है वहां क्या रोल प्ले कर रहा है और अमेरिका क्या रोल प्ले कर रहा है, और अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है। इन सब चीजों को हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों असलियत में मोटा मोटा सिचुएशन मैंने आपको डिस्कस की। अगले वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले तो तालिबान के बारे में बताऊंगा और फिर पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.